गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू 1206 एडी। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में हम डेट्स में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एडी, सीई, बीसी, पीसी क्या है। तो इसका ऑलरेडी मैं एक सेपरेट लेक्चर बना चुका हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है कि सी का मतलब क्या है, एडी, बीसी, बीसी का मतलब क्या है, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें। सर्च कर सकते हैं आप यूट्यूब पर कंसेप्ट ऑफ बीसी, बीसीई, एडीसीई बाय विजय सर। अपने आप उसमें आ जाएगा, तो आप उसमें पढ़ लेना ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम न हो। तो स्टूडेंट, आज हम सबसे पहले हिस्ट्री के बेसिक चैप्टर के इंट्रोडक्शन को जो है हम रीड करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में आप जानेंगे हिस्ट्री होती क्या है। तो हिस्ट्री को हम हिंदी में बोलते हैं इतिहास। क्या बोलते हैं? इतिहास। तो कई बार हम कहते हैं ना कि आप अपना इतिहास उठा के देखो, अपने बैकग्राउंड में जाके देखो, अपने पूर्वजों के बारे में जानो। मतलब पीछे की जो कहानियाँ हैं, हम जो अपने बैकग्राउंड की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, पीछे हमारे साथ जो कुछ भी हो चुका है उसकी बात करते हैं, या हमारे पूर्वजों के साथ जो हो चुका है, या हमारे कंट्री में पहले जो हो चुका है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? वो हमारी हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाती हैं। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स कॉल्ड हिस्ट्री। पास्ट इवेंट्स मतलब जो भूतकाल की घटनाएं, हमारी पास्ट की जो घटनाएं हैं, पास्ट की जो इवेंट है, जो घटना हो चुकी है ऑलरेडी, उसको हम कहते हैं हिस्ट्री। उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। जैसे हमारे साथ पिछले 5000 साल में, 10,000 सालों में, 100 सालों में क्या क्या हुआ, तो ये सब क्या है? ये सब एक हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो स्टूडेंट, मैं हिस्ट्री में हम जैसे बात करें स्टूडेंट्स के अंतर्गत, हिस्ट्री के अंतर्गत हम पास्ट की जो इवेंट्स की जो है उसकी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। पास्ट इवेंट्स के बारे में हम उसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स कॉल्ड हिस्ट्री। और आप ऐसा क्यों करते हैं भाई? सबसे बड़ी बात है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा न हो कि जो पास्ट की कुछ इवेंट्स ऐसी हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे हमें कुछ ज्ञान मिल सके, या पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकें, ताकि हम आगे वो गलतियां नहीं दोहराएं या आगे हम उनसे बेहतर करने की कोशिश करें। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आपने यहाँ समझा कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स कॉल्ड हिस्ट्री। जो हमारी पास्ट इवेंट्स की बातें उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में, कि हमारी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि हिस्ट्री कितने प्रकार की है। हिस्ट्री हमारी 3 प्रकार की है। नंबर फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, नंबर सेकंड है मिडवल हिस्ट्री, और नंबर थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। तो स्टूडेंट, एंशिएंट जो हिस्ट्री है हमारी, उसको हम कहते हैं प्राचीन काल। उसको हम क्या कहते हैं? प्राचीन काल कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। हमारी जो मिडवल हिस्ट्री है उसको हम कहते हैं मध्यकालीन भारत, और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम कहते हैं आधुनिक काल। तो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी। 7th में बात करते हैं तो वहाँ पर आपने मिडवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। और अगर 8th की बात करते हैं तो वहाँ पर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा, और 9th में आपने जो है मिक्सचर पढ़ा होगा, और 10th में आप इन सब के बारे में पढ़ने वाले, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में भी, मिडवल के बारे में भी, और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ने वाले। तो ध्यान रखना, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के। सेकंड जो चैप्टर है वो हमारी डेडिकेटेड है मिडवल हिस्ट्री को लेकर के, और थर्ड चैप्टर जो हमारा हिस्ट्री का है वो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के डेडिकेटेड है। तो बात हुई हमारे पास टाइप्स ऑफ हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो स्टूडेंट, आगे हम देखें, हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले हमारी जो टाइम पीरियड है हिस्ट्री का उसकी बात करते हैं, जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग है। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो उसका टाइम पीरियड है बिगनिंग टू 1206 एडी।
मतलब स्टूडेंट हम बात करेंगे 1206 एडी के अंतर्गत यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। तो 1206 एडी से 1206 एडी से पहले का जो टाइम है वो हमारे कौन से हिस्ट्री में आता है, एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। फिर हम बात करें कि अगर हमारी मिडल हिस्ट्री है तो वो कब से कब तक है, 1206 एडी से लेके 1857 एडी तक आती है उसका टाइम पीरियड। तो इसके अंतर्गत हम दो चीज़ें मेन पढ़ते हैं, एक हम दिल्ली सल्तनत के बारे में और सेकंड हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में, यानी मुग़ल रूल के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और तीसरी जो हम बात करते हैं हमारी, वो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका टाइम पीरियड है 1857 एडी से लेकर के टिल टुडे आज तक। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम 1857 से लेकर के आज तक की जो भी कहानियाँ हैं उनके सबके बारे में अंतर्गत इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड बिगिनिंग टू 1206 एडी, मतलब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से पहले का जो टाइम था स्टार्टिंग से लेकर के, वो हम इसमें पढ़ते हैं। मिडल हिस्ट्री के अंतर्गत हम 1206 एडी से लेकर 1857 एडी तक पढ़ते हैं, मतलब कि हम जो हमारे दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में और साथ में मुग़ल एम्पायर या मुग़ल रूल के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से लेकर के आज तक की जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सब हम इसके मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये एक तरीके से एक ओवरव्यू हम ले सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग ये टाइम पीरियड फिक्स है। तो स्टूडेंट्स आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के बारे में, कि एंशिएंट इंडिया का चैप्टर, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ग्लोरियस इंडिया, हमारे इंडिया को ग्लोरियस क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडिया का जो इतिहास है, जो कल्चर है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इन अर्लियर टाइम इंडिया वाज कॉल्ड विश्व गुरु एंड द गोल्डन बर्ड। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया को हम वर्ल्ड गुरु कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, गोल्डन बर्ड के नाम से, सोने की चिड़िया के नाम से इसको जानते हैं, तो पहले के समय के अंतर्गत हम बात करें कि हमारा जो एंशिएंट टाइम था उस समय ऑलमोस्ट सभी जो लोग थे वो समृद्धशाली थे। भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहते थे, क्योंकि इंडिया ने विश्व को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। इंडिया अडॉप्टेड द थॉट ऑफ वसुदेव कुटुम्बकम, और इंडिया जो है वो फॉलो करता है वसुदेव कुटुम्बकम को। ये हमारा कल्चर है, ये हमारे कल्चर के बारे में बताता है वसुदेव कुटुम्बकम। तो मतलब ये है, वसुदेव कुटुम्बकम का मतलब है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। और हम न सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना, बल्कि हम पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं। ये इंडियन कल्चर था, ये भारतीय संस्कृति थी। और एक यहाँ पर हमारे सामने एक छोटी सी डेफिनेशन है, दूज ओवरसीज रीजन्स विच वर कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस बाय इंडिया वर नोन एज द्वीपांतर। यहाँ कई बार एक नंबर का क्वेश्चन जो है एनटीएससी में पूछ लिया जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द्वीपांतर, द्वीपांतर क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, द्वीपांतर का मतलब होता है कि ऐसे रीजन्स, ऐसे क्षेत्र जो हमारे इन्फ्लुएंस में हैं, हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन वे ओवरसीज रीजन हैं, अर्थात वो समुद्र पार के प्रदेश हैं। तो समुद्र पार के वो प्रदेश जिन पर हमारा कंट्रोल है, हमारा इन्फ्लुएंस है भारत के द्वारा, उनको हम क्या कहते हैं, द्वीपांतर कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, द्वीपांतर कहते हैं। स्टूडेंट आगे हम देखते हैं कि इंडियंस रीच्ड मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, जापान एंड अदर प्लेसेस थ्रू पावरफुल शिप्स एंड एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल एंड कल्चर एम्पायर देयर। तो हम कह सकते हैं कि इंडियंस जो थे वो कई जगह पहुंच गए थे। जैसे कि कहाँ कहाँ पहुंच गए थे अगर हम बात करें तो वो कह सकते हैं कि इंडियन जो थे वो हमारे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, जापान या अदर प्लेसेस जो थे वहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे, अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल शिप्स से वहाँ पर पहुँचे। पावरफुल शिप्स का मतलब जो पानी के जहाज हैं उनकी सहायता से वो अलग अलग देशों में वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने अपने पॉलिटिकल और कल्चर जो एम्पायर है उसको वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और पहले के ज़माने में हम बात करें कि वहाँ पर जब उन्होंने, अगर हम कई देशों की बात करते हैं तो वहाँ पर आज भी हिंदू टेम्पल जो है वहाँ पर हमें पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो ये इसी बात का रिजल्ट है कि पहले के ज़माने में भारतीयों ने वहाँ पर जो है पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया, वहाँ पर अपनी कल्चर को इस्टेब्लिश किया। तो वहाँ पर हम हमारे इंडियन कल्चर का प्रभाव भी देख सकते हैं।
स्टूडेंट आगे हम बात करें कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन वर प्रिविलेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रामायण एंड महाभारत। कि हमारी जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन थी अर्थात सिंधु घाटी जो सभ्यता थी हमारी, सिंधु सरस्वती सभ्यता थी या वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वो प्रिविलेंट थी, वो प्रचलित थी कब? ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रामायण एंड महाभारत। रामायण और महाभारत के समय पर जो है हमारी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन उस समय में प्रचलन में थी। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि वेदाज आर रिगार्डेड एज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज फॉर द वर्ल्ड। वेद जो हैं हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, ये सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन वेदों को जो है हम स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, अर्थात इनको हम ज्ञान का भंडार कहते हैं, क्योंकि इन वेदों का ज्ञान जो है वो भरपूर ज्ञान है, ये हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर की पहचान है। और स्टूडेंट आगे हम देखते हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स रिजल्टेड इन टू डिक्लाइन ऑफ ओल्ड ट्राइबल सिस्टम एंड स्मॉल जनपद वर रिप्लेस्ड बाई लार्ज जनपद। अगर हम बात करें कि जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट किया एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, ट्रेड और कॉमर्स के फील्ड के अंतर्गत, वैसे वैसे ही हम बात करें कि वैसे क्या होता गया, वैसे हम बात करें कि उसके रिजल्टेड जो उसके परिणाम स्वरूप जो है, जो हमारा ट्राइबल सिस्टम था, ओल्ड ट्राइबल सिस्टम जो था वो धीरे धीरे क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, उसका पतन हो गया। और जो हमारे स्मॉल जनपद थे, छोटे छोटे जो जनपद थे, वो किस में रिप्लेस्ड हो गए? वो लार्ज जनपद में रिप्लेस हो गए, अर्थात छोटे छोटे एरिया जो हैं वो धीरे धीरे बड़े एरिया में डेवलप होने लगे। और बाय द 6th सेंचुरी जनपद वर रिप्लेस्ड बाय महाजनपद। और 6th सेंचुरी के आते आते, मतलब 6th सेंचुरी का मतलब हमारा 500 ईयर से लेके 600 ईयर्स तक के मिड का जो टाइम था, उस टाइम के अंतर्गत 6th सेंचुरी के अंतर्गत हमारे जो जनपद थे, जो लार्ज जनपद थे, वो धीरे धीरे किस में डेवलप हो गए? महाजनपद के अंतर्गत डेवलप हो गए। किस में डेवलप हो गए? महाजनपद में डेवलप हो गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद दिखा रखे हैं आपको, जैसे कुरु हो गया, सुरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, कंबोज हो गया, गांधार हो गया, वत्स हो गया, चेदी हो गया, कौशल हो गया, काशी हो गया, विदेहा हो गया, मगध हो गया, अंग। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे महाजनपद हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे महाजनपद हैं उनके नाम हैं ये। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो इंडिया के जो 16 महाजनपद, इंडिया में महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। तो इनका टाइम पीरियड क्या बताया गया? 600 BC, मतलब 6th सेंचुरी की यहाँ पर बात की। और टोटल महाजनपद कितने हैं? वो हमारे टोटल जो महाजनपद हैं उनकी संख्या है 16। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो 16 महाजनपद हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारा कंबोज हो गया, गांधार हो गया, कुरु हो गया, मत्स्य, अवंती, पांचाल, कौशल, मल्ल, वृज, काशी, मगध, अंग, अवंती, चैत्य, वत्स और अस्क। ये जो हैं हमारे, ये प्रमुख जो हमारे 16 जो महाजनपद हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है महाजनपद पीरियड। महाजनपद के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करें, ड्यूरिंग 6th सेंचुरी देयर वाज 16 महाजनपद वर प्रेजेंट एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है NTSC के एग्ज़ाम के लिए भी, अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम के लिए भी चाहे हम बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया कि किस बौद्ध ग्रंथ में, किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि हमारे इंडिया में 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो अगर हम बात करें तो वो किस में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? वो हम बात कर रहे हैं कि वो अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत। और कब? तो वो हम बात करेंगे 6th सेंचुरी, 6वीं शताब्दी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट महाजनपद वर, कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद के नाम यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे कि मगध है जिसकी कैपिटल क्या है? राजगृह है। वत्स है जिसकी कैपिटल क्या है? कौशाम्बी। कौशल है जिसकी कैपिटल क्या है? अयोध्या है। तो ये मत्स्य जो है जिसकी कैपिटल क्या है हमारे पास में? विराटनगर है। तो हम एक तरीके से ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो महाजनपद हैं जिनके बारे में हम रीड करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आगे हम देखें कि हमारे जो महाजनपद हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन महाजनपद।
टू टाइप्स के महाजनपद हुआ करते थे, जैसे कि फर्स्ट इज मोनार्की और सेकंड इज रिपब्लिक। मोनार्की यानी राजतंत्र, जहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था, जहाँ पर राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा जो शासन करते थे, वो मोनार्की महाजनपद में बात कर रहे हैं। मोनार्की वो शासन हुआ करता था। और रिपब्लिक जहाँ पर निर्वाचन होता था, जहाँ पर चुना जाता था राजा को। तो जो हमारे जो उस समय के जो शक्तिशाली जो मोनार्की स्टेट्स थे वो कौन कौन से थे, जैसे कि मगध है, वत्स है, कौशल है, अवंती है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो रिपब्लिक्स यानी जो गणतंत्र थे, शक्तिशाली जो महाजनपद थे, वो कौन कौन से थे हमारे, साक्य ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के साक्य, मल ऑफ पव, पव के मल जो थे, लिच्छवी ऑफ वैशाली, और विदेह ऑफ मिथिला। तो ये हमारे कुछ जो हैं टू टाइप्स के जो स्टेट्स हैं महाजनपद के, उनके बारे में हम यहाँ पर बताया गया है कि दो प्रकार के होते थे, मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट शक्तिशाली जो थे वो मगध थे, वत्स थे, कौशल थे, अवंती थे, इसके बारे में बताया गया। और रिपब्लिक के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो तालिका आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके 16 जो महाजन पद हैं, जो इंपॉर्टेंट महाजन पद हैं, उनके नाम यहाँ पर देखें जो आपकी बुक्स में हैं, जैसे कि अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, वत्स हो गया, कौशल, सूरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गांधार, कंबोज, अस्म, वज्र। और ये जो इम्पोर्टेंट हमारे जो हैं, मल्ल हो गया, ये हमारे इम्पोर्टेंट जो महाजन पद हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बताया गया है। फ्रेंड, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख जनपद। स्टूडेंट, इस टॉपिक पर 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है अलग से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से हम कह सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरी जनपद इमर्ज ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। तो स्टूडेंट, राजस्थान में जो जनपद इमर्ज होते हैं, जो निकल करके आते हैं, सामने आते हैं, वो कब होते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे। कब होते हैं, वैदिक से, क्योंकि जैसे जैसे वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप होती गई, वैसे वैसे ये जनपद भी क्या होते गए, डेवलप होते गए। अब हम बात करें कि इन राजस्थान मैनी ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम पंजाब लाइक मल्ल, सिवी, अर्जुनायन एटसेट्रा रीच्ड हियर ड्यू टू ग्रीक इन्वेंशन एंड दे सेटल्ड ओवर हियर। तो स्टूडेंट, हम बात करें कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो मैनी ट्राइबल्स ग्रुप थे, बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स का मतलब होता है जनजाति वाले ग्रुप जो जंगलों में रहते थे या पहाड़ी एरिया में रहा करते थे, वो हमारे यहाँ पंजाब से जो है, फ्रॉम पंजाब से जो कई ट्राइबल ग्रुप्स थे, जैसे कि मल्ल हो गए, सीवी हो गए, अर्जुनायन जो हो गए, ये पंजाब से भाग करके हमारे कहाँ आ गए, राजस्थान में आकर के यहाँ पर पहुँच गए। और इनके भागने का जो रीजन रहा उसकी अगर हम बात करें कि ये पंजाब से क्यों भागे, तो हम कह सकते हैं ड्यू टू ग्रीक इन्वेंशन, क्योंकि ग्रीक के इन्वेंशन की वजह से, ग्रीक आक्रमण की वजह से ये वहाँ से भागे। दे सेटल्ड ओवर हियर, और वो आकर के यहाँ पर बस गए। अर्थात ये पंजाब से भाग करके कहाँ आ गए, राजस्थान आ गए। कहाँ आ गए, पंजाब से भाग करके राजस्थान में आ गए। दीज ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम द जनपद इन राजस्थान, और ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थी, इन्होंने राजस्थान में आकर के क्या बना लिए, जनपद बना लिए। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि राजस्थान के मेजर जनपद कौन कौन से हैं, तो हमारे पास यहाँ 4 मेजर जनपद हैं। जैसे कि हम बात करें, फर्स्ट इज जांगल, सेकंड इज मत्स्य, थर्ड इज सुरसेन, और 4 इज सीवी। तो हम इन 4 जो हैं हमारे मेजर जनपद जो हैं, इनके बारे में यहाँ पर रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट जो जनपद है राजस्थान का, वो है जांगल जनपद। इसके बारे में हम बात करते हैं कि इन द महाभारत पीरियड, महाभारत के समय की बात करते हैं, द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर वर नोन एज जांगला देश, कि हमारे वर्तमान जो बीकानेर और जोधपुर के जो जिले हैं हमारे राजस्थान के, जिनको हम महाभारत काल के अंतर्गत, महाभारत पीरियड के अंतर्गत क्या कहते थे, जांगल देश कहते थे। क्या कहते थे, जांगल देश कहते थे। और स्टूडेंट, हम बात करें कि अहिछत्रपुर वाज इट्स कैपिटल विच इज प्रेजेंटली कॉल्ड नागौर, और इसकी जो कैपिटल थी उसका नाम था अहिछत्रपुर। क्या नाम था, अहिछत्रपुर, जो प्रेजेंटली कहाँ पर स्थापित है, हमारे नागौर। हमारा जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है इस समय, उसको हम नागौर कहते हैं। और ये जो हमने जांगला देश की बात की, कहीं कहीं इसका नाम जो है कुरु जांगला भी है, कहीं कहीं इसका नाम मादरे जांगला के नाम से भी हमें मिलता है। द किंग ऑफ बीकानेर हु वाज द ओनर ऑफ दिस जनपद, और जो बीकानेर का राजा था, जो कि इस जनपद का क्या था, ओनर था, स्वामी था, कॉल्ड हिमसेल्फ जांगलाधर बादशाह। वो अपने आप को क्या कहलाता था, जांगलाधर बादशाह के नाम से
कहता था, अपने आप को जंगलाधर बादशाह के नाम से जानता था। जय जांगलाधर इज इंस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट। और जय जांगलाधर बादशाह जो है रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट का जो रॉयल सिंबल था, जो राज चिन्ह था, उसके अंतर्गत ये हमें देखने को मिलता है इसका नाम। तो स्टूडेंट एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जांगल जो हमारा जनपद है, कि जांगल जनपद जो हमारे वर्तमान बीकानेर जोधपुर जिले के जो महाभारत काल के अंतर्गत जो था उसको जांगल देश के नाम से कहते थे, और कहीं कहीं इसका नाम कुरू जांगला और मादरी जांगला भी मिलता है। और इस जनपद की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर, जिसको जो इस समय क्या है? नागौर है। और बीकानेर के राजा जो जांगल देश का स्वामी था होने के कारण से वो अपने आप को क्या कहलाता था? जांगलधर बादशाह के नाम से जानता था। और बीकानेर राज्य के जो राज चिन्ह था, जो रॉयल सिंबल था, उसके अंतर्गत जय जांगलाधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। जय जांगलाधर हमें लिखा हुआ मिलता है। स्टूडेंट सेकंड हमारा जो जनपद है वो हमारा जनपद है मत्स्य जनपद, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मत्स्य जनपद के अंतर्गत कि द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज कॉल्ड मत्स्य महाजनपद, कि हमारे रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर, हमारे वर्तमान जयपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र है, सराउंडिंग एरिया है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? मत्स्य महाजनपद के नाम से जानते हैं। इट्स एक्सपेंस वाज फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू द जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती। और इसका एक्सपेंस, इसका जो विस्तार है वो सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल, चंबल के पास की जो पहाड़ियां हैं वहां से लेकर के टू द जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती, सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक जो है इसका एक्सपेंस था, इसका विस्तार था। अलवर एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर वर आल्सो इंक्लूड इन इट। हमारे अलवर और भरतपुर के कुछ पार्ट जो हैं, कुछ भाग जो हैं, वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड हैं, वो भी इसके अंतर्गत शामिल थे। विराटनगर विच इज प्रेजेंटली नॉन एज बैराट वाज इट्स कैपिटल। और विराटनगर जो थी वो इसकी राजधानी थी, जिसको वर्तमान में हम बैराट के नाम से जानते हैं। और इन द बिगनिंग, और प्रारंभ में, इट वाज ए पार्ट ऑफ चेदी स्टेट, ये स्टार्ट में जो है चेदी राज्य का एक हिस्सा था। एंड लेटर बिकेम पार्ट ऑफ मगध एम्पायर, और बाद में ये किसका पार्ट बन गया? मगध एम्पायर का, मगध साम्राज्य का पार्ट बन गया। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ आपको, मगध जो हमारा जनपद है, मत्स्य जनपद जो है उसके, कि हमारे सराउंडिंग एरिया जो है जयपुर का, प्रेजेंट जयपुर का, उसको मत्स्य महाजनपद के नाम से जानते हैं। और इसका एक्सपेंस जो विस्तार है वो चंबल की जो पहाड़ियाँ हैं हमारी, वहाँ से लेकर के सरस्वती जो रिवर है उसके जंगल क्षेत्र तक जो है इसका विस्तार हुआ रखा है। और अलवर और भरतपुर के भी कुछ पार्ट जो हैं उसके अंतर्गत आते थे। और इसकी जो कैपिटल है वो विराटनगर थी, जिसको प्रेजेंट में हम किस नाम से जानते हैं? बैराट के नाम से जानते हैं। और प्रारंभ में मत्स्य जो जनपद जो था वो किसका पार्ट था? चेदी का था। और बाद में ये किसका पार्ट बन गया? मगध एम्पायर का पार्ट बन गया था। स्टूडेंट आगे हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड जो जनपद है जिसका नाम है सूरसेन, इसके बारे में हम देखते हैं। इट वॉज सिचुएटेड इन द मॉडर्न ब्रिज रीजन, ये आधुनिक जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर ये महाजनपद स्थित था। और मथुराबाद इट्स कैपिटल, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अकॉर्डिंग टू द महाभारत, यदु यानी कि यादव डायनेस्टी रूल्ड हियर, कि अगर हम बात करें महाभारत के अनुसार तो यदु वंश के, यदु डायनेस्टी जो थी उसका यहाँ पर शासन था। यानी कि हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो थे वो भी किस वंश थे? यादव वंश से ही थे। द मेजर पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर, अलवर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट वर अंडर सुरसेन जनपद। और अगर हम बात करते हैं कि भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के जो अधिकांश जो भाग हैं वो किस जनपद के अंतर्गत आते हैं? सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। और वसुदेव सन लॉर्ड कृष्ण वाज एसोसिएटेड विद दिस जनपद, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था। तो सुरसेन जनपद आधुनिक ब्रज क्षेत्र में ये महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल क्या थी? मथुरा थी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि प्राचीन यूनानी जो लेखक थे वो इस राज्य को सूरसेनोई के नाम से भी जानते थे। और इसकी कैपिटल जो जिसको मथुरा कहते हैं उसको वो मेथुरा कहते थे। क्या कहते थे? मेथुरा कहते थे। और यहाँ पर महाभारत के समय यहाँ पर यदु डायनेस्टी का जो शासन था। भरतपुर, अलवर और धौलपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव के बेटे भगवान श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से माना जाता था। हम लास्ट हमारा जो जनपद है जिसका नाम है सिवी जनपद, उसके बारे में हम बात करते हैं।
शिवपुर वाज द कैपिटल ऑफ सिव जनपद विच इज प्रेजेंटली कॉल्ड सोरकोट इन पाकिस्तान। सिवी जनपद की जो राजधानी थी, जिसको हम सिवी जनपद के नाम से जानते हैं, शिवपुर की जो राजधानी थी उसको हम सिवी जनपद के नाम से जानते हैं। और विच इज़ प्रेजेंटली कॉल्ड सोरकोट इन पाकिस्तान, जो प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से इसकी पहचान की जा सकती है। और सिवी ट्राइब ऑफ सदर्न पंजाब मूव्ड टू मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो सिवी ट्राइब थी, जो सिवी जाति थी, वो राजस्थान के मेवाड़ रीजन जो क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आकर के रहने लगी थी। कहाँ से? सदर्न पंजाब यानी कि दक्षिणी पंजाब से उठ करके ये कहाँ पर आ गई? राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आ गई। स्टूडेंट आगे हम बात करें कि नागरी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वाज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद। और नागरी जो थी वो इस जनपद की राजधानी थी। नगरी कहें या नागरी कहें, वो इस जनपद की, चित्तौड़गढ़ जो के पास में स्थित है, वो इस जनपद की क्या थी? कैपिटल थी, इसकी राजधानी थी। सिवी कोइंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैनी प्लेस ऑफ मेवाड़। अगर हम बात करें कि मेवाड़ के अनेक के जो स्थान थे, मैनी प्लेस थे, वहाँ से सिवियों के जो सिक्के थे, कोइंस थे, वो भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और 5 केव एडिक्ट्स written in Brahmi script have been excavated from place near Mandsaur tells about the expansions of this जनपद। और मंदसौर के पास के अंतर्गत हमें यहाँ से जो है 5 केव एडिक्ट्स भी हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं, 5 गुहा लेक भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें सिवी जनपद के एक्सपेंशंस के बारे में जानकारी मिलती है, उसके विस्तार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से हमने बात की सिवी जनपद की। स्टूडेंट आगे हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इन महाजनपदों में प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो उसके हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी वाज इन द हैंड्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, कि यहाँ इन जनपदों के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी वो किसके हाथों में थी? तो हम कहेंगे कि वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के हाथों में थी, अर्थात जो कुलीन परिवार थे जो उनके हाथों में थे। संथागारा सभा वाज द जनरल असेंबली ऑफ दीज जनपद। और इन जनपदों की जो जनरल असेंबली थी, साधारण जो सभा थी, वो कौन सी थी? संथागारा सभा के नाम से उसको जाना जाता था। वेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज वर इट्स मेंबर। और जहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, वो इसके मेंबर हुआ करते थे, वो इसके सदस्य हुआ करते थे। दीज रिप्रेजेंटेटिव मैनेज्ड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ संथागारा सभा। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, ये मैनेज करते थे ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, जितने भी प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे ऑफ संथागारा सभा, संथागारा सभा के, उन सबको काम करते थे कौन? ये रिप्रेजेंटेटिव। द मेंबर्स कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, दिस वाज कॉल्ड अनुनय विरोध, अनुयु विरोध। यानी कि संथागारा के जो मेंबर हुआ करते थे, उसके जो सदस्य हुआ करते थे, कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, वो एक्सप्रेस करते थे, व्यक्त करते थे देयर ओपिनियन, अपने विचारों को, ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, कुछ जो विशेष मुद्दे होते थे, कुछ जो विशेष विषय हुआ करते थे, उनके ऊपर वो अपने ओपिनियन रखते थे। दिस वाज कॉल्ड अनुयु विरोध, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अनुयु विरोध के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मेक होता है, एक क्वेश्चन बनता है कि अनुयु विरोध किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि संथागारा सभा के जो मेंबर्स हुआ करते थे, जो स्पेसिफिक इश्यूज पर अपने मत रखते थे, ओपिनियन को एक्सप्रेस करते थे, उसको हम किस नाम से जानते हैं? अनुयु विरोध के नाम से जानते हैं। द टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट वर वोटेड ओपन। और जिस टॉपिक पर डिस्प्यूट होता था उस पर क्या करवाए जाते थे? वोट करवाए जाते थे। संथागारा वाज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनपद। और संथागारा जो है वो इन जनपदों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, संस्था होती थी। और स्टूडेंट अगर आगे हम बात करते हैं कि रीजन ऑफ डिक्लाइन महाजनपदों के डिक्लाइन होने के क्या कारण थे, तो हम बात कर सकते हैं जो मेजर रीजन थे उसकी बात करें तो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, इनमें आपसी विवाद बहुत ज़्यादा हो गए थे। फॉर्मेशन ऑफ सर्वल ग्रुप्स, इसमें बड़े बड़े ग्रुप से जो है छोटे छोटे ग्रुपों का निर्माण होने लग गया था, जिससे कि वो जनपद आपस में टूटने लग गए थे। और म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से भी महाजनपदों का डिक्लाइन हुआ। और एक्सपेंशनिस्ट
पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्रेरी मोनार्कीज, यानी कि जो कंटेम्प्रेरी मोनार्की, समकालीन जो राजतंत्र थे, जो मोनार्की थे, उनकी एक्सपनेस्ट पॉलिसी जो थी, उनकी जो विस्तारवादी नीति थी, उसको भी सबसे बड़ा कारण माना गया है इन महाजनपदों के डिक्लाइन का। तो स्टूडेंट्स, आज इस पूरे वीडियो के अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन को जाना, महाजनपद के बारे में जाना और साथ में मेजर जनपद ऑफ राजस्थान के बारे में जाना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मेजर जनपद ऑफ राजस्थान है, जिससे 4 नंबर का क्वेश्चन में एक होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो स्टूडेंट इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और कोई भी अगर डाउट हो तो उस पर आप डिस्कस करें। थैंक यू।